जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अगर सरकार उनको कहेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाहुजा लॉ अकेडमी में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीपीए के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम समझने वाले हैं कि टीपीए है क्या, यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम जो हम पढ़ते हैं, इसमें संपत्ति क्या होती है, ठीक है, और अंतरण किस किस प्रॉपर्टी का यहाँ पर किया जा सकता है, किस किस तरीके से किया जा सकता है, सारी ही चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टीपीए को सबसे सिविल में सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है, तो इजी वे में इसको समझने की कोशिश आज हम करेंगे, ठीक है। एक्ट का नाम है आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं टीपीए। अब देखिए, ये जो आपका टीपी है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक सिविल लॉ है, ठीक है। हम दो तरीके की विधियां पढ़ते हैं, एक तो आपराधिक विधि और एक सिविल विधि। आपराधिक विधि वो होती है कि अगर आप उन विधियों का उल्लंघन करें तो वहां पर उल्लंघन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को दंड दिया जाता है, ठीक है। वही सिविल विधि आपके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं इम्पोज करती है, यहाँ पर प्रतिकर के रूप में व्यक्ति के ऊपर दायित्व इम्पोज किए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपकी सिविल सारवान विधि है, ठीक है। सारवान कैसे है? क्योंकि ये कोई प्रोसीजर नहीं बताती है, ये संपत्ति को जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपके जो राइट्स हैं, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं और आपकी जो लायबिलिटी है, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो ये क्या है? एक सिविल लॉ है, और सिविल में भी सारवान विधि है जो आपके राइट्स को बताती है। वहीं दूसरा प्रोसीजर लॉ होता है जो आपको आपके अधिकारों को लागू करने की प्रक्रिया बताता है। तो ये क्या है? सिविल विधि है और सारवान है। तो यहाँ पर जब हम इस एक्ट को पढ़ते हैं तो देखिए, दो शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, एक तो संपत्ति और दूसरा अंतरण, ठीक है। यानी कि ये जो अधिनियम है, ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये संपत्ति के अंतरण यानी कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये जो एक्ट है ये कैसे अंतरण के बारे में बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा ट्रांसफर या कैसा अंतरण आप करोगे प्रॉपर्टी का, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो कई तरीके से ट्रांसफर होती है। तो क्या ये सभी ट्रांसफर को अपने अंदर गवर्न करता है? क्या सारे ही प्रोविजन आपको टीपीए में मिल जाएंगे? तो आंसर है नहीं। ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में डील करता है और स्पेसिफिक ट्रांसफर के बारे में ये डील करता है। जैसे अगर सबसे पहले तो ट्रांसफर का ही अगर हम मतलब समझे तो बेसिक जनरली आपको कोई अगर सेल करता है प्रॉपर्टी को, तो जनरली सेल को ही ट्रांसफर बोलते हैं कि भाई मैंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, यानी कि सेल कर दी। लेकिन प्रॉपर्टी सिर्फ सेल के माध्यम से ट्रांसफर नहीं होती है। ट्रांसफर का मतलब है जब एक प्रॉपर्टी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाए तो वो क्या है? ट्रांसफर है, और वो कई तरीकों से हो सकती है। लेकिन टीपीए सिर्फ कुछ ही तरीकों से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की बात करता है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो संपत्ति को विक्रय करना, यानी कि प्रॉपर्टी को सेल करना, ठीक है। दूसरा, प्रॉपर्टी को दान में देना, यानी कि गिफ्ट देना। तीसरा, प्रॉपर्टी को विनिमय करना, यानी कि उसको एक्सचेंज करना, ठीक है। जब आप एक्सचेंज करते हो तो वो भी क्या है? एक तरीके का ट्रांसफर है। आपने तो अपनी प्रॉपर्टी दे दी ना, बदले में आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी आई, वो अलग बात है। उसके बाद आप प्रॉपर्टी को बंधक भी देते हो, ठीक है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मॉर्गेज। और उसके बाद आप इसको पट्टे पर भी दे सकते हो, तो ये भी क्या है? एक तरीके का ट्रांसफर है। अब यहाँ पर कुछ ट्रांसफर क्या है? एब्सोल्यूट है, और कुछ ट्रांसफर लिमिटेड है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे ट्रांसफर का मतलब होता है जब पूरी तरीके से हमारे पास से प्रॉपर्टी चली जाती है तो तब हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो गया। लेकिन कभी कभी प्रॉपर्टी का सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, प्रॉपर्टी आपके पास बनी रहती है तो भी वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर ही माना जाता है। जैसे अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बंधक रखकर किसी से कुछ ऋण लेते हो, ठीक है, आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपने उसको बंधक रखा और बंधक रख के यानी कि सिक्योर करके कुछ ऋण उधार लिए, कुछ पैसे उधार लिए, तो क्या ये भी ट्रांसफर है? तो बिल्कुल ये भी ट्रांसफर है, ये भी अंतरण है। तो अब देखो, विक्रय क्या है? एब्सोल्यूट ट्रांसफर है।
एब्सोल्यूट ट्रांसफर का क्या मतलब है? जब प्रॉपर्टी के पूरे तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति में चली जाती है, दूसरे व्यक्ति के पास ओनरशिप चली जाती है, तो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट ट्रांसफर। तो गिफ्ट या एक्सचेंज, इन तीनों में ही प्रॉपर्टी का कैसा ट्रांसफर होता है? संपूर्ण अंतरण होता है। संपूर्ण अंतरण मतलब एब्सोल्यूट ट्रांसफर। एब्सोल्यूट ट्रांसफर यहां पर प्रॉपर्टी का किया जाता है। ठीक, आपके पास कुछ नहीं बचता, यानी कि ट्रांसफर जो कर रहा है, ट्रांसफरर के पास यहाँ कुछ अधिकार उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं बचता है। वही प्रॉपर्टी में जब आपके पास, आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर हैं और उस प्रॉपर्टी में कुछ इंटरेस्ट या कुछ राइट आप दूसरे को दे देते हो, तो वहां पर लिमिटेड ट्रांसफर बोला जाता है। जैसे जब आप अपने घर को रेंट पर देते हो, तो घर के ओनर तो आप ही बने रहते हो, लेकिन उस घर को एंजॉय करने का राइट किसको मिल जाता है? किसी अदर पर्सन को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया? आपने राइट टू एंजॉय जो था प्रॉपर्टी का, वो किसी और को अंतरण कर दिया। तो ये भी क्या ट्रांसफर है? तो यस, ये भी ट्रांसफर है, लेकिन ये क्या है? ये लिमिटेड ट्रांसफर है। क्या है? लिमिटेड ट्रांसफर है। जैसे अगर आपने उधार लिए किसी से पैसे और सामने वाले ने कहा कि भाई सिक्योरिटी तो दो, हमें तो विश्वास है नहीं आप पर कि आप हमारा ऋण लौटा दोगे, तो सिक्योरिटी के लिए आपने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके पास बंधक रख दी। तो देखा जाए ओनर तो आप ही हो, ठीक है, लेकिन आपने उसमें क्या करा? कुछ इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि मॉर्गेज अलग अलग तरीके से होते हैं। तो क्या ये भी ट्रांसफर है? तो यस, ये लिमिटेड ट्रांसफर है, जहां प्रॉपर्टी में आपको बहुत सारे अधिकार होते हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, और कुछ इंटरेस्ट जब आप दूसरों को दे देते हो तो उसको बोला जाता है लिमिटेड ट्रांसफर। तो क्या है? बंधक और पट्टा इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति होगी, ठीक है, जो टीपीए है, ये मोस्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। यानी कि यहां पर, ठीक है, ज्यादातर नहीं, मतलब सभी नहीं, कुछ प्रोविजन है जो मूवेबल प्रॉपर्टी पर भी लागू होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को डील करता है। यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना चाहते हो, क्योंकि जब मूवेबल प्रॉपर्टी आप गिरवी रखते हो तो उसके लिए शब्द गिरवी यूज होता है। यहाँ पर बंधक है, तो बंधक हमेशा इमूवेबल यानी कि अचल संपत्ति का होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हमें मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करना हो तो उसके लिए कौन डील करता है? तो उसके लिए आपके लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, जिसको हम सोगा बोलते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, माल को विक्रय करने के लिए अधिनियम बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, अब ट्रांसफर जो होता है वो तो विल द्वारा भी होता है, यानी कि कोई व्यक्ति विल द्वारा भी अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे सकता है। तो क्या विल इसमें नहीं आएगी? तो आंसर है नहीं, विल इसमें नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये जो अंतरण की बात की गई है, इसमें सेक्शन 5 है जो ये कहता है कि ये जो एक्ट है ना, इसमें एक जीवित व्यक्ति ही दूसरे जीवित व्यक्ति को क्या कर सकता है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। यानी कि यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा वो इंटरवाइवस ट्रांसफर होगा, यानी कि एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को ही ट्रांसफर होगा। किसी ऐसे ट्रांसफर से ये डील नहीं करता है जो किसी जीवित व्यक्ति के द्वारा या जीवित व्यक्ति को ना हो। अब विल क्या है? विल देखा जाए, हालांकि जब विल बनाई जाती है तो एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को ही करता है, लेकिन वो एग्जीक्यूट जो होती है वो एक व्यक्ति की, यानी कि जो ट्रांसफरर है उसके मरने के बाद होती है। तो वहां पर इंटरवाइवस ट्रांसफर नहीं माना गया है। इसी तरीके से उत्तराधिकार, ठीक है, उत्तराधिकार में जब आप प्रॉपर्टी पाते हो तो वो भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर ही है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रॉपर्टी आती है, तो क्या ये उससे डील करता है? तो नहीं, उसके लिए क्या बना हुआ है? पर्सनल लॉ बने हुए हैं, और उत्तराधिकार पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ही क्या होता है? प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है। यानी कि किसको प्रॉपर्टी जाएगी, कैसे जाएगी। जैसे आप हिंदू लॉ में उत्तराधिकार पढ़ते हो, मुस्लिम लॉ में पढ़ते हो, तो इसलिए उत्तराधिकार से भी ये डील नहीं करता है। तो आई होप क्लियर होगा आपको कि किस तरीके के अंतरण से ये बात करता है और कौन कौन से ट्रांसफर यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्रॉपर्टी की कि भाई प्रॉपर्टी कैसी होगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके की प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर सकते हो, कैसी प्रॉपर्टी आप करोगे। तो सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी से ही डील किया जाएगा। ठीक है, जो चैप्टर 2 है आपका
जो चैप्टर 2 है उसमें कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं, यानी कि जो सेक्शन 2 है वो सेक्शन 5 से लेकर 53A तक बात करता है, और इसमें जो पहला क्लोज है, यानी कि पहला इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 5 से लेकर 37 तक, जो प्रिंसिपल बताए गए हैं वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी के लिए बताए गए हैं, ठीक है। यानी कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर करते हो तो वो जो रूल्स बताए गए हैं, प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, वो उस पर अप्लाई हो जाएंगे। 38 से लेकर 53A तक के जो रूल्स बताए गए हैं वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। तो अगर हम देखें तो सेल भी यहाँ क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की हो रही है, गिफ्ट भी, ठीक है, एक्सचेंज जो भी है, मैक्सिमम पोर्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी का है। अब बात ये आती है कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी या अचल संपत्ति है क्या, ठीक है, किस प्रॉपर्टी को अचल संपत्ति कहा जाएगा। तो संपत्ति के बारे में हमें सेक्शन 3 बताता है। जब आप सेक्शन 3 को पढ़ोगे तो वहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, सेक्शन 3 में अचल संपत्ति को परिभाषित किया गया है कि अचल संपत्ति माने क्या। क्योंकि आप मॉर्गेज करोगे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को करोगे, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आएगी ये हमें सेक्शन 3 बताता है। जब हम सेक्शन 3 को डिस्कस करते हैं तो वहां पर इसकी नेगेटिव डेफिनेशन दे रखी है। ये कहता है कि इमूवेबल अचल संपत्ति में कौन सी संपत्ति शामिल नहीं होगी, ठीक है। तो 3 संपत्ति यहां पर बताई गई है, जैसे खड़ा कास्ट, ठीक है। दूसरी आती है यहां पर उगती फसलें, और तीसरी आती है उगती घास। यानी कि अगर हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो हमें कुछ क्लियर नहीं होता कि इमूवेबल प्रॉपर्टी आखिरकार है क्या, ठीक है। इन्होंने बस ये बता दिया कि कौन सी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं है। तो इन्होंने कहा स्टैंडिंग टिम्बर, ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स यानी कि उगती फसलें, और ग्रोइंग ग्रास यानी कि जो घास होती है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अभी भी हमें जवाब नहीं मिला तो आखिरकार इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्या, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जर्नल क्लोज एक्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसमें सेक्शन दे रखा है, जर्नल क्लोज एक्ट है, इसमें सेक्शन है 26(2) का क्लोज, और वहां पर क्या किया गया है, इसको बताने का प्रयास किया गया है कि आखिरकार इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है, अचल संपत्ति क्या है। तो यहां पर कहा गया है सबसे पहले अचल संपत्ति में आती है कोई भी भूमि, यानी कि कोई भी लैंड, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा है कि भूमि पर जो आपको लाभ उत्पन्न होते हैं वो लाभ, यानी कि बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, यानी कि जो भूमि है, भूमि पर उद्भूत लाभ, यानी कि जो ये लैंड है इस पर जो भी लाभ आपको मिलते हैं वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी माने गए हैं, ठीक है। तीसरा इन्होंने कहा है भूबद्ध संपत्ति, यानी कि भूमि से अटैच प्रॉपर्टी, ठीक। तो 3 बातें यहां पर बोली गई, ठीक है, समझिएगा इस चीज को। सबसे पहले अचल संपत्ति को परिभाषित कौन करता है, सेक्शन 3, टीपीए का ही सेक्शन 3, जहां पर ये क्लियर नहीं हुआ कि अचल संपत्ति क्या है। यहां पर सिर्फ ये बताया गया कि अचल संपत्ति में क्या नहीं आएगा। तो हमें 3 बातें मिली कि स्टैंडिंग टिम्बर यानी कि खड़ा कास्ट, उगती फसलें या घास इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को जानने के लिए हमने जर्नल क्लोज एक्ट का सेक्शन 2 क्लोज 26 पढ़ा, तो हमें वहां पता चला कि जो भूमि होती है, लैंड होती है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उन्होंने कहा जो उस लैंड से बेनिफिट अराइज हो रहे हैं वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और जो भूमि से अटैच्ड प्रॉपर्टी होती है वो भी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब बात ये आती है लैंड का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है। इसको अगर हम समझे तो लैंड का मतलब क्या है, तो यहां पर कहा गया कि लैंड का मतलब है कि जो भूमि है उसके सरफेस पर जो भी कुछ आपको मिले, ठीक है, वो क्या होगा, जैसे मिट्टी है, वाटर फ्लोइंग हो रहा है रिवर में, इमूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है। खान, जो खनिज मिलते हैं भूमि पर, वो भी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है।
क्योंकि अगर आप भूमि को, लैंड को भी देखोगे तो लैंड के ऊपर तो बहुत सारी चीजें हैं, मिट्टी आपको मिलती है, खनिज और खाद्य पदार्थ आपको मिलते हैं, ठीक है, खान में से आप खनिज पदार्थ निकालते हैं, तो वो भी क्या है, इन्होंने कहा तो वो भी सरफेस के ऊपर जो भी है वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इवन अगर लैंड के सरफेस के नीचे कुछ मिलता है तो वो भी क्या है, उस लैंड का ही पार्ट है, तो इसलिए क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। यानी कि जो भूमि का पार्ट है उसको क्या माना गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी माना गया। ठीक, अब इन्होंने दूसरा कहा कि इस भूमि से पर जो लाभ प्राप्त होते हैं वो लाभ भी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब देखिए हमारे लिए प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ठीक है, हमारे लिए प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे रही है, मोबाइल है प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई घर है प्रॉपर्टी है, जमीन है प्रॉपर्टी है, बाइक कार, ये सब हमारे लिए क्या है, प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि प्रॉपर्टी में सिर्फ यही चीजें नहीं आती हैं, अधिकार या बेनिफिट अगर आप कहीं से ले रहे हो तो वो अधिकार भी आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर कोई बेनिफिट आपको मिल रहा है तो वो बेनिफिट भी क्या है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। जैसे आपने कोई बुक लिखी, अब बुक तो क्या है, ठीक है, एक बुक आपने लिख दी, अब उस पर आपको क्या मिलता है, आपको उस पर एक अधिकार मिलता है जिसको हम बोलते हैं कॉपीराइट, ठीक है। वो कॉपीराइट आपकी प्रॉपर्टी है। यानी कि अब देखा जाए आपकी स्टोरी पढ़कर कोई सेम बुक पब्लिश कर दे, लिख दे और पब्लिश कर दे, तो उसने आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं ली, आपने जो बुक लिखी है वो तो आप ही के पास है, लेकिन उसने क्या किया, आपका आइडिया चोरी किया, तो वो क्या है, वो प्रॉपर्टी की ही चोरी मानी जाएगी, क्योंकि आपको एक राइट था कॉपीराइट और उसने क्या किया, उसका उल्लंघन किया है। तो यहाँ जो अधिकार है आपको, कॉपीराइट क्या होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे द्वारा लिखी गई बुक की कॉपी नहीं करेगा और उसको पब्लिश नहीं करेगा, तो ये अधिकार आपकी संपत्ति है। और आप जब आईपीआर पढ़ते हो तो उसमें इस अधिकार को ट्रांसफर कर सकते हो कि भाई मेरा जो अधिकार है इस बुक पर वो मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, यानी कि आप इसको लिख सकते हो, आप इसको पब्लिश भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी की तरह ही आप उसको ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। इसी तरीके से कोई नई आविष्कार आपने बनाया, एक मशीन बना के खड़ी कर दी, अब मशीन तो आपके पास है लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसको बना ले, तो ये भी क्या है, आइडिया की चोरी है आपके, आपको उस पर क्या मिलता है, पेटेंट राइट मिलता है। तो राइट क्या है, आपका अधिकार है, प्रॉपर्टी है, आप उसको आईपीआर के अनुसार ट्रांसफर कर सकते हो। तो अधिकार भी क्या होते हैं, संपत्ति माने गए हैं। अब कुछ इस तरीके के अधिकार हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी माने गए हैं और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी माने गए हैं। जैसे अब यहाँ पर हमने कहा कि भूमि से जो आपको लाभ प्राप्त होते हैं वो क्या है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब भूमि से लाभ कैसे मिलेगा, अब देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर आप चल रहे हो, रास्ते का अधिकार है, तो ये जो रास्ते का अधिकार है, रास्ते का अधिकार क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब पट्टे आपको क्या मिलता है, जैसे पट्टे पर आपको प्रॉपर्टी मिली तो प्रॉपर्टी तो आपको नहीं आई, आपको क्या मिला है, यूज करने का अधिकार मिला है। तो ये क्या है, ये जो यूज करने का, इस्तेमाल करने का आपका राइट है, ये क्या है, बेनिफिट ही तो है, आप उसको सिर्फ यूज कर सकते हो, ठीक है, आप उसको आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये जो आपका अधिकार है ये क्या है, ये आपका इमूवेबल राइट्स जो है ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब जैसे मछली पकड़ने का अधिकार, तो ये भी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है। तो यानी कि जो भूमि होती है, भूमि अपने आप में इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उस भूमि से जो आप बेनिफिट्स ले रहे हो या ले सकते हो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बात आती है अटैच टू द अर्थ, यानी कि भूबद्ध प्रॉपर्टी क्या होती है, भूमि से अटैच्ड प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो इसको जानने के लिए हमें वापस से टीपीए में आना पड़ेगा, ठीक है। टीपीए में कौन से सेक्शन पर, तो सेक्शन 3 में ही हमें आना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 3 किसकी बात करता है, भूबद्ध संपत्ति को डिफाइन करता है कि भाई भूबद्ध संपत्ति कौन सी होगी, ठीक है। तो भूबद्ध संपत्ति का मतलब होता है कि भूमि से मूलित यानी कि रूटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे पहले क्या है यहाँ पर भी, भूबद्ध किसको माना जाएगा, जो भूमि में क्या है, रूटेड है, यानी कि मूलित है, यानी कि जिसकी जड़ें किस में है, भूमि में है, ठीक है।
ठीक, यानी कि रूटेड, जो भूमि में रूटेड होती है, जिसकी जड़ें भूमि में होती है, उसको भूबद माना गया है। और भूबद क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा? ट्री, यानी कि जो पेड़ वगैरह होते हैं ये क्या है, इनकी जड़ें कहाँ होती हैं? भूमि से अटैच्ड होती है ना, तो ये क्या मानी जाएंगे? ये पेड़ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी माने जाएंगे। और क्या होता है अटैच? तो इन्होंने कहा भूमि में विनिस्ट, ठीक है, भूमि में विनिस्ट प्रॉपर्टी। विनिस्ट क्या होती है? इसको हम बोलते हैं एम्बेंडेड प्रॉपर्टी। इसका आशय यह है कि जिसको प्रॉपर्टी में गाड़ दिया गया है, ठीक है, जैसे कि आप कोई दीवार ले लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पोल आते हैं, यानी कि जो भूमि में क्या कर दी गई है? विनिस्ट कर दी गई हैं, गाड़ दी गई हैं और उस भूमि का ही पार्ट बन गई हैं, तो उसको भी क्या माना जाता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है, भूबद संपत्ति माना जाता है। और भूबद संपत्ति क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से जो प्रॉपर्टी विनिस्ट है, ठीक है, उससे अटैच्ड, ठीक है, क्या है? विनिस्ट प्रॉपर्टी है, और विनिस्ट से जो भूबद है वो प्रॉपर्टी, यानी कि विनिस्ट से अटैच्ड प्रॉपर्टी। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो सब समझिएगा इन तीनों को। एक तो हो गया रूटेड, जिसकी जड़ें हैं, जिसको गाड़ा गया है जमीन में अलग से, जैसे दीवारें हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पोल है, तो ये क्या मानी जाएगी? एम्बेडेड मानी जाएंगी। और बहुत बार क्या होता है कि जो जमीन में गाड़ दी गई है उनसे जो अटैच्ड होती है, ठीक है, भूमि से डायरेक्ट अटैच नहीं है, जो भूमि से अटैच्ड है और वो क्या है? वो दूसरी प्रॉपर्टी उनसे अटैच्ड है, तो वो भी क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे जब आप घर बनाते हो तो एक दीवार खड़ी करते हो, अब दीवार का इतना पोर्शन क्या है? जमीन में है, तो ये क्या मानी जाएगी? जमीन में विनिस्ट प्रॉपर्टी मानी जाएगी, इमूवेबल है। अब ये जो विनिस्ट प्रॉपर्टी है इससे जो अटैच्ड है, यानी कि इस दीवार से जो अटैच है, तो दीवार से क्या अटैच करते हो आप? दीवार से आप अटैच करते हो दरवाजे, खिड़कियां। तो ये दरवाजे खिड़कियां क्या हैं? ये इसका एग्जाम्पल है, दरवाजे या खिड़कियां। तो ये भी क्या मानी जाएंगी? बेशक अब देखा जाए तो दरवाजे खिड़कियां डायरेक्ट भूमि से अटैच नहीं होते, ये किससे अटैच होते हैं? जो चीज भूमि से अटैच्ड है ये उससे अटैच होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको भी क्या माना गया है? इमूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी जानने के लिए सेक्शन 3 पर गए। सेक्शन 3 क्या करती है? नेगेटिव डेफिनेशन देती है और ये कहती है खड़ा कास्ट यानी कि स्टैंडिंग टिम्बर, ठीक है, उगती फसलें और घास क्या है? ये आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि इनको मूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, तो हमें इसके लिए जनरल क्लॉज एक्ट पर गए, ठीक है, उसके सेक्शन 2 क्लॉज 26 में इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया और इन्होंने बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती है भूमि यानी कि लैंड, लैंड से अराइज होने वाले बेनिफिट्स यानी कि लाभ, या फिर उस भूमि से अटैच्ड प्रॉपर्टी। तो अब हमें अटैच ढूंढना है कि कौन सी प्रॉपर्टी को अटैच्ड माना जाएगा। तो जब हम अटैच को ढूंढने गए तो हमें मिला जो भूमि से रूटेड होती हैं, जिसकी जड़ें भूमि में होती हैं, या फिर जो भूमि में एम्बेडेड होती हैं, जो भूमि से में गाड़ दी गई हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है? भूमि का पार्ट है, जैसे दीवारें। तीसरा इन्होंने कहा कि जो भूमि में तो नहीं गाड़ी गई हैं, यानी कि डायरेक्ट भूमि से तो नहीं जुड़ी हुई, लेकिन जो भूमि से जुड़ी हुई हैं उनसे जो आकर आप जोड़ देते हो, ठीक है, तो वो क्या है? वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक। तो इनका हमने एग्जाम्पल देखा, दरवाजे और खिड़कियां। अब देखो घर में जैसे आप बहुत सारी चीजें लगाते हो, ठीक है, दीवारों पर तो बहुत सारी पेंटिंग, ठीक है, एसी, कूलर, बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, पंखा लगा होता है, तो क्या ये सभी इसमें आ जाएंगी? तो आंसर है कि इसके लिए कि कौन सी चीजें विनिस्ट प्रॉपर्टी से भूबद मानी जाएंगी, अटैच्ड मानी जाएंगी, यानी कि वॉल से अटैच्ड मानी जाएंगी। इसके लिए हमें यह देखना होगा कि क्या जो प्रॉपर्टी उनसे अटैच्ड है वो परमानेंट नेचर की है। अगर आंसर है यस कि हाँ वो परमानेंट नेचर की है, परमानेंट एंजॉयमेंट के लिए वो लगाई गई है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अदरवाइज नहीं। जैसे अगर आप एक घर बनाते हो, घर में दरवाजे, खिड़कियां, ये सब चीज लगाते हो, तो वो परमानेंट एंजॉयमेंट के लिए लगाते हो, यानी कि वो प्रॉपर्टी के साथ ही जाएंगी। आप ऐसा तो होगा नहीं कि आप कोई घर बेचोगे और दरवाजे और खिड़कियां उतार लोगे,
नहीं ना, वो उस प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाती है, उस प्रॉपर्टी के साथ ही वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है, तो इसलिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर कोई चीज आपने ऐसी लगाई है जिसको आप क्या कर सकते हो, उतार सकते हो, ठीक है, परमानेंट नेचर की नहीं है, ठीक है, जैसे आप रेंट पर घर लेते हो, आपने एसी लगाया, तो आपको पता है जैसे ही आप यहाँ से निकलोगे दूसरे घर में जाओगे तो आप एसी को लेकर जाओगे, लेकिन खिड़कियां दरवाजे आप नहीं लेकर जाओगे, तो एसी क्या है, परमानेंट नेचर का नहीं है, तो वो मूवेबल है। वहीं खिड़की दरवाजे क्या हैं, परमानेंट नेचर के हैं, परमानेंट इंजॉयमेंट के लिए लगाए गए हैं, तो वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक चीज क्या आ रही है, कंट्रोवर्सी में आ रही है, ठीक है, दो बातें क्या हो रही हैं, एक दूसरे के कंट्राडिक्शन में हो रही हैं, विपरीत हो रही हैं। वो क्या, हमने पहले पढ़ा सेक्शन 3 में कि अचल संपत्ति में खड़ा कास्ट, उगती फसलें और घास नहीं आएंगी। अब देखा जाए घास, उगती फसलें, खड़ा कास्ट यानी कि स्टैंडिंग टिम्बर क्या होती है, भूमि में रूटेड होती हैं, और इन्होंने कहा जो भूमि में रूटेड है वो इमूवेबल है, तो ये भी तो भूमि में रूटेड होती हैं। क्या उगती फसलों की जो फसलें होती हैं, क्या उनकी जड़ें भूमि में नहीं होती? क्या घास की जड़ें भूमि में नहीं होती? क्या ये जो स्टैंडिंग टिम्बर है, क्या इनकी जड़ें भूमि में नहीं होती? तो इनको मूवेबल क्यों माना गया है? और फिर स्टैंडिंग टिम्बर भी क्या है, एक तरीके से ट्री ही तो है। तो कौन से स्टैंडिंग टिम्बर अचल संपत्ति है और कौन से चल संपत्ति है, ये हम कैसे पता लगाएं? ठीक है, तो इन्होंने कहा कि देखो स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब होता है कि वो पेड़ पौधे जिनको आपने किस पर्पस से लगाया है, काटने के ही पर्पस से लगाया है। ठीक है, घास क्या है, काटने के लिए लगाई जाती है, उगती फसलें क्या है, काटने के लिए लगाई जाती है, और स्टैंडिंग टिम्बर, खड़ा कास्ट किसको बोला गया है, खड़ा कास्ट उसको बोला जाता है, वो पेड़ आते हैं इसमें जिनको आप कास्ट यानी कि लकड़ी के रूप में, टिम्बर के रूप में आप यूज करने वाले हो। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्री लगाए इसलिए जाते हैं कि उनको बाद में मैच्योर होने के बाद काटा जाए और उनको लकड़ी के इस्तेमाल में यानी कि कास्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जैसे शीशम का पेड़, नीम का पेड़, बैम्बू का पेड़, ये सब क्या है, ये सब खड़ा कास्ट है। अब देखा जाए तो इनकी भी रूटेड यानी कि जो जड़ें हैं वो भूमि में है, तो वो क्या वो अटैच नहीं है, तो ये क्या है, ये सारे अपवाद हैं किसके, इस वाली नंबर के। ठीक है, इन्होंने कहा कि भूभद संपत्ति क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इन्होंने कहा कि भूभद में क्या आएगी, जो रूटेड होती है वो इमूवेबल है। ठीक है, सेक्शन 3 लेकिन विपरीत कहता है, तो यहां पर इन्होंने कहा कि जो रूटेड हैं वो हैं तो इमूवेबल ही, लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन हैं, 3 अपवाद हैं। ठीक है, कौन कौन से, वही स्टैंडिंग टिम्बर, ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, और आपकी ग्रास, ये क्या है, हालांकि ये रूटेड हैं, इनकी जड़ें भी क्या हैं, भूमि में हैं, लेकिन ये इस वाले पोर्शन का क्या है, अपवाद है कि जो रूटेड हैं वो क्या मानी जाएंगी, अटैच टू द अर्थ मानी जाएंगी, इमूवेबल मानी जाएंगी, लेकिन इन तीनों को छोड़कर। क्यों मानी जाएगी, इन तीनों को क्यों छोड़े, क्योंकि सेक्शन 3 ऑलरेडी कह चुका है कि ये मूवेबल हैं, ये इमूवेबल नहीं है, यानी कि ये इमूवेबल में इंक्लूड नहीं की गई है। ठीक है, अब बात यही आती है कि भाई चलो ठीक है, आपने तो कह दिया स्टैंडिंग टिम्बर नहीं आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, पर कौन से स्टैंडिंग टिम्बर? ठीक है, तो एक केस आया था इसमें, शांताबाई बनाम मुंबई का केस था। ठीक है, केस का नाम क्या था, शांताबाई बनाम मुंबई। इस केस में कहा गया कि देखो जब पेड़ लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पेड़ की जड़ें तो क्या है, रूटेड हैं, मतलब भूमि में हैं, अटैच्ड हैं प्रॉपर्टी से, तो उन्होंने कहा जब पेड़ लगाया जाता है तो इंटेंशन देखी जाएगी। ठीक है, जो भी ओनर है उसकी इंटेंशन देखी जाएगी कि वो क्यों लगा रहा है उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, उस पेड़ को क्यों लगाया जा रहा है, उसके पीछे उसका पर्पस क्या है। देखो आपने देखा होगा, जैसे मैंने अभी कहा कि जो नीम का पेड़ होता है वो लकड़ी के लिए यूज होता है, लेकिन आप गांव में जाओगे तो पहले के लोग क्या करते थे, हर घर में एक नीम का पेड़ लगा के रखते थे। ठीक है, और उनका पर्पस उस नीम को काट कर उसकी लकड़ी को बेचना या इस्तेमाल करना नहीं होता था,
उनका पर्पस होता था कि जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो इनकी छांव में हम बैठेंगे। तो यानी कि वहां नीम का पेड़ है, लेकिन उसको लगाने के पीछे पर्पस क्या है, उसको काटना नहीं बल्कि उसकी छांव में बैठना। तो इंटेंशन क्या है, उस पेड़ को अलाइव रखना है, जीवित रखना है। तो अगर पेड़ जीवित रखने के पर्पस से लगाया गया है तो ये पेड़ क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपने ट्री को उसके काटने के पर्पस से लगाया है कि आपने बहुत सारे पेड़ लगा दिए, सपोज करो नीम का ही पेड़ लगा दिया, लेकिन यह है कि जब नीम का पेड़ बड़ा हो जाएगा तो काट कर आप क्या करेंगे, कुछ सामान अपना बनवाएंगे या उसकी लकड़ी को इस्तेमाल करेंगे। तो यहां लगाते समय ही आपका पर्पस क्या है, उसको जीवित रखना नहीं है, तो वहीं पर पेड़ क्या हो जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। तो और कुछ का नेचर ही ऐसा होता है, जैसे शीशम का पेड़ हो गया, ठीक है, इनकी लकड़ी क्या होती है, इस्तेमाल की जाती है चीजों को बनाने में। तो यहां पर ये देखा जाएगा कि जो आप यूज कर रहे हो पेड़ का, यानी कि पेड़ जब लगाए जा रहे हैं वो स्टैंडिंग टिम्बर में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। बाकी जो पेड़ लकड़ी के रूप में इस्तेमाल नहीं होते हैं वो सब क्या हैं, रूटेड हैं, अटैच टू द अर्थ हैं और इमूवेबल है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, क्योंकि शीशम का पेड़ हुआ, नीम का पेड़ हुआ, ये इसलिए भी लगाए जाते हैं कि लकड़ी के रूप में इस्तेमाल करोगे, और ये इसलिए भी लगाए जाते हैं कि इनकी छांव में बैठकर आप मतलब गर्मी में एंजॉय करोगे, पहले ज़माने में लगाए जाते थे, ठीक है। तो ये क्या है, ये नेचर पर डिपेंड करता है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, जैसे आप शीशम का है, ज़्यादातर इसीलिए लगाया जाता है कि आप काटकर उनकी साल सागौन का पेड़ होता है, रूटेड होता है, लेकिन लगता ही इसलिए है कि आप इनकी पत्तियों को क्या करोगे, उसकी लकड़ियों को इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिपेंड करता है इंटेंशन पर लगाने वाले की, कि आप पेड़ को क्या रखना चाहते हो, अलाइव रखना चाहते हो या इन फ्यूचर उसको काटना चाहते हो। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार आपका एक सपोज करो चक है, खेत है, और आपने उसमें बहुत सारे पेड़ लगाए इसलिए कि जब मैच्योर हो जाएंगे तो काट देंगे, तो वहां पर वो पेड़ बेशक रूटेड हैं, लेकिन क्या है, कैसी प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखिए एक और एग्जांपल है, जैसे फ्रूट्स बियरिंग जो ट्री होते हैं, जैसे आपने कोई पेड़ लगाया और आपका पर्पस ये है कि आप उस पेड़ से क्या लोगे, फ्रूट लोगे, फल लोगे। जैसे आम का पेड़ हो गया, ठीक है, अमरूद का पेड़ हो गया। अब यहाँ पर ये जो आम और अमरूद के पेड़ हैं, इनके पीछे का पर्पस क्या है कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो आप इनसे फल ग्रहण करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंशन उन पेड़ों को क्या है, जीवित रखने की है। कोई भी इस पर्पस से नहीं लगाता है उन पेड़ों को कि भाई बड़े हो जाएंगे तो काटेंगे। तो इंटेंशन क्या है, उनको अलाइव रखने की है। तो वो पेड़ क्या है, रूटेड है और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। Subscribe for more content.